हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम 6 चैप्टर यानी कि सिटीजनशिप ये कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने जो पिछले 5 वीडियोस हैं उसमें जो हमने 5 लेक्चर्स कवर किए हैं, 5 चैप्टर्स कवर किए हैं लक्ष्मीकांत के, वो आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो वो आप ज़रूर देखिए, उससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो ये हम लक्ष्मीकांत बुक जो है वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे एनालाइज़ उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 6 चैप्टर है लक्ष्मीकांत किताब का, जो हम इस वीडियो में देखेंगे वो है सिटीजनशिप। ओके, तो आइए देखते हैं। इसे प्रेजेंट करूँगा मैं, मयूर मोगरे। तो सबसे पहले हमें समझना है सिटीजन्स एंड एलियंस, इनमें फ़र्क क्या होता है। तो सिटीजन्स यानी क्या होते हैं कि कोई भी देश के नागरिक, जैसे कि सलमान खान, ये इंडियन सिटीज़न है। क्यों? क्योंकि उनके पास इंडिया का पासपोर्ट है। और एलियंस कौन है? इंडिया के लिए एलियंस कौन है? जो बाहर के देश से, जिनके पास इंडिया का पासपोर्ट नहीं है, कोई और देश का पासपोर्ट है, वो इंडिया में रह रहे हैं। जैसे जैकलिन, ये श्रीलंका का पासपोर्ट है इनके पास, मगर ये इंडिया में रह रही है। अब एलियन में भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फ्रेंडली एलियन, एक होता है एनिमी एलियन। तो ये श्रीलंका जो है ये हमारा एनिमी नहीं है, मतलब हमारा दुश्मन नहीं है, इसलिए ये हो गए फ्रेंडली एलियन। उसके बाद कोई पाकिस्तान से आता है तो वो हो गए एनिमी एलियन। ओके, अब ऑब्वियस है, अगर कोई बाहर से आ रहा है जो इंडिया का सिटीज़न नहीं है, उसे कुछ चीज़ें नहीं मिलेगी जो इंडियन सिटीज़न को मिलती है। तो हम वो देखते हैं जो इंडियन सिटीज़न को, यानी कि हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती है एक्स्ट्रा, जो एलियंस को नहीं मिलती। वो ये है कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा हमारे जो इंडियन सिटीज़न हैं उन्हें, मगर जो एलियंस आते हैं उन्हें शायद किया जाए। ओके, राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर कोई यूपीएससी देना चाहता है इंडियन सिटीज़न, तो हर इंडियन सिटीज़न को इक्वलिटी दी जाएगी। हर सिटीज़न जो है वो इक्वल है। ओके, वो रिजर्वेशन अगर कंसिडर नहीं किया जाए तो हर सिटीज़न जो है वो इक्वल है, मगर एलियन के साथ ये नहीं होता है। ओके, ये ध्यान में रखिए आप। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब कोई बंदा यहाँ पर एलियन, यानी कि जैकलिन यहाँ पर आके बोल दे कि हमें क्या चाहिए, आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी, तो फांसी पर चढ़ा देंगे इसको। मगर वही अगर इंडियन सिटीज़न बोलता है तो वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये मेरा राइट है, फंडामेंटल राइट है। तो ये सिर्फ इंडियन सिटीज़न को मिल सकता है। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। उसके बाद राइट टू वोट इन इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये भी सिटीज़न को मिलता है। राइट टू कॉन्टेस्ट ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड टू होल्ड सर्टन पब्लिक ऑफिसेस लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये इंडियन सिटीज़न जो है सिर्फ वही ये इलेक्शन लड़ सकता है। जो एलियन है वो यहाँ का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। ओके, मगर इसमें भी एक कंडीशन है कि हमारा जो इंडियन प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें सिटीज़न बाय बर्थ एंड नेचुरलाइजेशन, ये दोनों खड़े हो सकते हैं। वेर एज यूएसए में सिर्फ बाय बर्थ जो सिटीज़न है यूएसए का वही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। अब ये बाय बर्थ एंड नेचुरलाइजेशन वो क्या है हम आगे की स्लाइड्स में देखने वाले हैं। तो इतना आप समझ लीजिए, ये सारी चीज़ें जो है ये सिर्फ इंडियन सिटीज़न को मिलती है, जो एलियंस को नहीं मिलती। ओके, अब उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल्स 5, 6, 7, 8। ओके, अब आर्टिकल्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। मगर इसमें हम आर्टिकल भी कवर करना ज़रूरी है, तो हम वो देख लेते हैं आर्टिकल 5 में क्या बोला गया है। तो आर्टिकल 5 में ये बोला गया है कि कोई भी सिटीज़न, अगर कोई सिटीज़न है इंडिया का, तो उसकी कंडीशंस क्या है, वो इंडिया में पैदा होना चाहिए, शुड बॉर्न इन इंडिया। ओके, आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स शुड बॉर्न इन इंडिया। ओके, कोई भी एक जो पेरेंट है वो इंडिया में बॉर्न होना चाहिए। अब यहाँ पर जो सोनिया जी है वो यहाँ पर बॉर्न नहीं हुई है, मगर फिर भी ये राहुल गांधी जो है वो सिटीज़न कहलाएंगे क्योंकि उनके जो फादर है वो इंडिया में बॉर्न हुए थे। ओके, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 5 साल पहले तक यहाँ का रेसिडेंट रह चुका है, तो वो इंडिया का सिटीज़न कहलाएगा। जैसे राहुल गांधी यहाँ पर बोल रहे हैं कि आई एम रेसिडेंट फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो वो भी इंडियन सिटीज़न कहलाएंगे। अब आर्टिकल 6 क्या बोलता है? आर्टिकल 6 ये कहता है कि अगर कोई इंसान पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हो रहा है,
ओके, मतलब हमने आर्टिकल 5 में जो यहाँ पर पैदा हुआ है उसकी कंडीशन देखी। आर्टिकल 6 में अगर वो पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हो रहा है तो वो इंडिया का सिटीजन कैसे कहलाएगा? तो उसमें आइदर ऑफ इट्स पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट्स शुड बी इंडियन सिटीजन। ओके, इसमें कोई भी एक पेरेंट या फिर ग्रैंड पेरेंट इंडिया का सिटीजन रहने को होना। अब उसकी दो कंडीशंस है। अगर कोई इंसान, सपोज राहुल गांधी 19 जुलाई 1948 के पहले माइग्रेट हो रहे हैं पाकिस्तान से इंडिया में, ओके, तो वो अगर उसके बाद से परमानेंट रेसिडेंट है इंडिया के तो वो इंडिया का सिटीजन कहलाएंगे। लेकिन अगर वो माइग्रेट हो रहे हैं आफ्टर 19 जुलाई 1948 तो उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा एज ए इंडियन सिटीजन। तो वो इंडिया के सिटीजन नहीं कहलाएंगे, उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा। कब? 19 जुलाई 1948 के बाद। ओके, ये हो गया आर्टिकल 6। आर्टिकल 7 है कि अगर कोई पहले इंडिया से पाकिस्तान में माइग्रेट करता है मगर उसके बाद फिर से इंडिया में माइग्रेट हो जाता है तो उसे अप्लीकेशन करना पड़ेगा इंडिया का सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए। मगर एप्लीकेशन करने के पहले 6 महीने तक वो रेसिडेंट रहना चाहिए इंडिया का। ओके, ये है आर्टिकल 7। आर्टिकल 8 क्या बोलता है? पर्सन हुज पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। अब अनडिवाइडेड इंडिया मतलब क्या है? 1947 के पहले, पार्टीशन के पहले। ओके, बट हु इज रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया शैल बिकम सिटीजन इफ रजिस्टर्ड बाय डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। ओके, मतलब रजिस्टर करना पड़ेगा उससे। अगर कोई बाहर रह रहा है तो इंडिया की सिटीजनशिप के लिए उसे रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, ये है आर्टिकल 8। अब हम देखते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप हम कैसे मिला सकते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 के जरिए। ओके, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं बाय बर्थ। अब ऑब्वियस है, अगर बाय बर्थ कोई सिटीजनशिप कहलाता है तो उसका बर्थ कहाँ होना चाहिए? इंडिया में होना चाहिए, बराबर है, तभी वो बाय बर्थ कहलाएगा। मगर उसमें भी कंडीशंस है। उसमें ये कंडीशंस है, सपोज इमेजिन कीजिए राहुल गांधी इंडिया में बॉर्न हो रहे हैं, ओके, इंडिया में पैदा हुए। अब वो बाय बर्थ इंडियन सिटीजन कैसे कहलाएंगे? तो वो हम देखते हैं यहाँ पर। सपोज वो पैदा हो रहे हैं यहाँ पर 26 जुलाई 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 के बीच में, तो वो बाय बर्थ इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। ओके, अब वो अगर 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हो रहे हैं 3 दिसंबर 2004 तक, तो कोई भी एक माता या पिता उनके इंडियन सिटीजन रहना चाहिए। ओके, तभी वो इंडिया के सिटीजन बाय बर्थ कहलाएंगे। ओके, यहाँ जो बर्थ है वो इंडिया में ही हो रहा है, मगर अगर 1 जुलाई 1987 के बाद उनका बर्थ इंडिया में हो रहा है तो उनके जो माता है या पिता है दोनों में से एक इंडिया के सिटीजन रहना चाहिए। और अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद वो पैदा होते हैं इंडिया में तो दोनों माता और पिता दोनों इंडिया के सिटीजन रहना चाहिए, तो ही वो इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे बाय बर्थ। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स, जो फॉरेन डिप्लोमेट्स आते हैं यहाँ पर, उनके जो बच्चे होते हैं वो इंडिया में पैदा हो सकते हैं, बराबर है, जो भी डिप्लोमेट्स आते हैं, तो वो इंडिया के सिटीजन नहीं कहलाएंगे बाय बर्थ। ओके, ये ध्यान में रखिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बाय डिसेंट। अब बाय डिसेंट कोई कैसे इंडिया का सिटीजन बन सकता है? अब बाय डिसेंट मतलब क्या है? कोई अगर इंडिया के बाहर पैदा हो रहा है, ओके, अब अगर वो इंसान 26 जैन 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 के पहले अगर कोई बाहर की कंट्री में पैदा हो रहा है मगर उनके जो फादर है वो इंडिया के सिटीजन है, तो वो इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे बाय डिसेंट। ओके, अगर वो 10 दिसंबर 1992 के बाद और 3 दिसंबर 2004 के पहले कोई और कंट्री में पैदा हो रहे हैं तो आइदर ऑफ इट्स पेरेंट शुड बी इंडियन सिटीजन। ओके, तो ही वो इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे बाय डिसेंट। अगर वो 3 दिसंबर के बाद हो रहे हैं 2004, उसके बाद अगर पैदा हो रहे हैं तो वो इंडिया के सिटीजन नहीं कहलाएंगे, उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा 1 साल के अंदर अंदर। ओके, जो उनका डेट ऑफ बर्थ है उसके 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने रजिस्टर करना है, तो ही वो इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे बाय डिसेंट। ओके, तो हमने बाय बर्थ देख लिया, बाय डिसेंट देख लिया। अब उसके बाद देखते हैं हम रजिस्ट्रेशन। अब कौन रजिस्टर कर सकता है इंडिया के सिटीजनशिप के लिए? कौन कौन कर सकता है? तो पर्सन मैरिड टू सिटीजन ऑफ इंडिया रेसिडेंट
इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स। मतलब क्या है, कोई भी इंसान, अब सोनिया गांधी जी ने, वो यहाँ के सिटीज़न नहीं थी, मगर उन्होंने यहाँ के सिटीज़न से शादी की और वो उसके बाद 7 साल तक अगर इंडिया में रहती है तो वो रजिस्टर कर सकती है इंडिया के सिटीज़नशिप के लिए। ओके। उसके बाद कोई भी इंसान जो कि इंडियन ओरिजिन है मगर वो कोई बाहर की कंट्री में रह रहा है तो वो भी रजिस्टर कर सकता है। ओके, जैसे मान लिया इंडिया के सिटीज़न इंडिया के ओरिजिन है मगर फिलहाल कोई और कंट्री में रिसाइड कर रहे हैं तो वो भी रजिस्टर कर सकते हैं, भले ही वो इंडिया के सिटीज़न है, मगर समझने के लिए ये फ़ोटो मैंने लगाई है यहाँ पर। उसके बाद पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स। मतलब इंडिया के ओरिजिन है मगर कोई और कंट्री में रह रहे थे और उसके बाद वो इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं 7 साल के लिए तो वो भी रजिस्टर कर सकते हैं इंडिया के सिटीजनशिप के लिए। ओके। माइनर चिल्ड्रन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, अगर कोई इंसान इंडियन ओरिजिन है, सपोज मान लिया वो इंडियन ओरिजिन है, तो उनके जो भी बच्चे रहेंगे, जो माइनर बच्चे हैं, माइनर चिल्ड्रन मतलब कि जो 18 साल के अंदर के हैं, वो भी इंडिया के सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ओके। अ पर्सन ऑफ फुल एज हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर किसी के पेरेंट्स रजिस्टर्ड है इंडियन सिटीजनशिप के लिए तो वो इंसान, उनका बच्चा भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और उसके बाद पर्सन ऑफ फुल एज हु हैज़ बिन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसी सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर फॉर 5 ईयर्स एंड रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 12 मंथ्स। कोई बाहर की कंट्री में रह रहा है मगर वो उनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड होल्डर है वो, और अगर वो 5 साल से ज़्यादा रहना चाहिए उनके पास। ओके। और अगर वो 12 महीने ज़्यादा इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं तो वो भी अप्लाई कर सकता है बाय रजिस्ट्रेशन। अब बाय नेचुरलाइजेशन देखते हैं हम। बाय नेचुरलाइजेशन की बहुत सारी कंडीशंस है। अब वो है कि ही शुड नॉट बी फ्रॉम दैट कंट्री वेयर इंडियन इज़ बैंड टू गेट सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री। अगर पाकिस्तान में कोई इंडियन है, अगर वो पाकिस्तान की सिटीजनशिप उन्हें नहीं देते हैं, वो बैन किए गए हैं, तो उन्हें भी हम इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर करने से बैन कर देंगे। उसके बाद इफ़ ही इज सिटीजन ऑफ एनी कंट्री ही अंडरटेक टू रनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री। अगर कोई और कंट्री के है, अगर वो सिटीजनशिप छोड़ देते हैं तो उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। जैसे कि वो सिंगर है हमारे अदनान सामी, वो पाकिस्तान के सिटीज़न थे, उन्होंने वो छोड़ दी तो इंडिया के सिटीजनशिप के लिए उन्होंने अप्लाई किया, उन्हें मिल गई। वो बाय नेचुरलाइजेशन है। ही इज़ बीन रेसिडेंट इन इंडिया और सर्व्ड इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट इंडिया फॉर 12 मंथ प्रिसाइडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन। अब इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, सीधी सीधी बात है इसमें। ही इज़ ऑफ गुड कैरेक्टर, स्पेसिफाइड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, 8th शेड्यूल में जो भी लैंग्वेजेस है उसका उन्हें ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ये सारी बोल बच्चन है वैसे। That in the event of certificate of naturalization being granted to him, he intended to reside in India or to serve in government of India or company established by India। उसके बाद आता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब टेरिटरी, अगर कोई भी टेरिटरी है, जैसे सिक्किम है, सिक्किम हमने एक्वायर कर ली। अब सिक्किम जब हमने एक्वायर कर ली तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर हमने कोई टेरिटरी एक्वायर कर ली तो ऑटोमेटिकली क्या वहाँ के जो रेसिडेंट है वो टेरिटरी के, वो इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे? अगर लॉजिकली सोचे तो हाँ, लगता है हमें कि हाँ, जो वहाँ के सिटीज़न हैं वो तो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीज़न बन जाएंगे, मगर ऐसा नहीं होता है। अगर कोई भी टेरिटरी इंडिया एक्वायर करती है तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई करती है कि किन किन लोगों को इंडियन सिटीजनशिप का जो टैग है वो देना चाहिए। ओके, तो ये ध्यान में रखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई करती है, सारे के सारे लोग वहाँ के इंडिया के सिटीजन नहीं बन जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई करेगी किसे बनाना है। ओके। अब लॉस ऑफ सिटीजनशिप हमने गेन देख लिया, कैसे एक्वायर करते हैं सिटीजनशिप को, लॉस कैसे होती है बाय रिन्यूंसिएशन। अगर कोई अपनी इच्छा शक्ति से सिटीजनशिप छोड़ता है, अब जैसे सोनिया गांधी अगर सपोज बोल रही है आई वांट टू रिनाउंस माय इंडियन सिटीजनशिप, तो क्या होगा, उनकी सिटीजनशिप चली जाएगी। मगर इसमें यह होता है कि उनके जो माइनर चिल्ड्रन हैं, जो 18 साल के अंदर के हैं, उनकी भी सिटीजनशिप चली जाएगी। ओके। उसके बाद वो फिर से ले सकते हैं जब वो 18 साल के ऊपर हो जाए। तो ये बोल रहे हैं नाउ आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, तो अब मैं फिर से अपनी सिटीजनशिप जो है वह एक्वायर कर सकता हूँ। ओके। अगर हम किसी देश से लड़ाई पर है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो विथहोल्ड कर सकती है वो एप्लीकेशन रिनाउंसिएशन की। ओके। बाय टर्मिनेशन, अब टर्मिनेट कैसे होगी? ऑब्वियस है, अगर टर्मिनेट हो रही है तो कैसे होगी? अगर कोई सिटीजन कोई और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर करता है, जैसे अक्षय कुमार,
कनाडा की सिटीजनशिप एक्वायर कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा ड्यूअल सिटीजनशिप है नहीं, सिंगल सिटीजनशिप है, तो ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप है वो उनकी टर्मिनेट हो जाएगी, बराबर है। बट डेप्रीवेशन, अब डेप्रीवेशन ये सारे फैक्टर्स है उसके, अगर किसी ने फ्रॉड के ज़रिए सिटीजनशिप एक्वायर की है या फिर डिसलॉयल्टी दिखाई है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, अगर इंडिया के बाहर है 7 साल के लिए, तो उसकी जो सिटीजनशिप है वो चली जाएगी बाय डेप्रीवेशन। ये सारा बोल बचन है यहाँ पर, वो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, वो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि बेनिफिट मिलता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर को। ओके, तो ये क्या है, मतलब क्या अलग है हमारे सिटीजन में, नॉर्मल सिटीजन में, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर में। नॉट बी एंटाइटल्ड टू राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो हमारे सिटीजन है, जो इंडिया के नॉर्मल सिटीजन है और जिनके पास ओवरसीज सिटीजन का कार्ड है, उन्हें राइट टू इक्वलिटी नहीं दी जाएगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ओके, नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट, पब्लिक सर्विस, ये सारी चीज़ों के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे जिनके पास जो कार्ड होल्डर है ओवरसीज सिटीजन के। ओके, और नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एज वोटर, वोटर के लिए भी रजिस्टर नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो आपको नॉर्मल सिटीज़न ही रहना पड़ेगा इस देश का। ओवरसीज सिटीज़न का कार्ड होल्डर पाके आप ये सारी चीज़ें नहीं पा सकते हो। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी। और भी वीडियोस हैं हमारे, वो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, काफ़ी ट्रिक्स है यूपीएससी से रिलेटेड। और मैं उम्मीद करता हूँ ये नया कोर्स जो हमने पॉलिटी पर शुरू किया है, ये आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि जब आगे की वीडियोस आए तो आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।